नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कोलकाता बेस्ड एक कंपनी की, और ये जो कंपनी है अपने आप में एक यूनिक कंपनी है। ये कंपनी माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए क्रिटिकल टू ऑपरेट कंज्यूमेबल्स और इक्विपमेंट बनाती है और सप्लाई करती है। क्या चीज़ एग्जैक्टली ये होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस ही हो गई हैं, लेकिन हमेशा की तरह हम अपने वीडियो में इन सब चीज़ों को बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में आसान शब्दों में समझेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, और कंपनी ने हाल ही में जो अधिग्रहण एक किया है, उसकी घोषणा जो की है, उससे कंपनी की परफॉर्मेंस में भविष्य में मीडियम टर्म में कैसा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस कंपनी का नाम है टेगा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो हमेशा की तरह पहले कंपनी के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कंपनी लगभग 50 साल पुरानी है। 1976 में इस कंपनी की स्थापना हुई, और इस कंपनी के जो संस्थापक हैं वो हैं श्री मदन मोहन मोहनका, और ये अब कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और उस समय इन्होंने जब ये कंपनी की स्थापना की तो रांची से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, और IIM अहमदाबाद से उन्होंने MBA भी किया हुआ था। अब उनकी दूसरी पीढ़ी जो है इस कंपनी का जो एक्टिव डे टू डे मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। तो इस कंपनी ने संस्थापना के बाद अपने आप को ग्रो करने के लिए इनऑर्गेनिक रूट चुना। इनऑर्गेनिक रूट का मतलब ये है कि इन्होंने ग्रोथ के लिए अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की बजाय किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करके उस तरह की कैपेबिलिटीज़ को ग्रहण करना ज़्यादा उचित समझा। यानी ऐसा एक्सपेंशन जो किसी दूसरी कंपनीज़ को एक्वायर करके किया जाता है ग्रोथ के लिए, तो उस तरह के ग्रोथ को इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन या इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोला जाता है मैनेजमेंट के टर्म्स में। अब बात कर लेते हैं कंपनी की IPO की। तो देखिए, कंपनी का IPO काफ़ी देर में आया। 1976 में कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन इनका जो IPO आया वो दिसंबर 2021 में आया। IPO की जो प्राइस थी वो 453 रुपये थी, 453। और आज का अगर मैं भाव 1960 लेके चलूँ, 1960 लेके चलूँ, तो 4 साल में इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है वो इस कंपनी ने 4.32 टाइम्स कर दिए, लगभग 4.25 साढ़े 4 गुना कर दिया है। बहुत ही अच्छा 4 साल में इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है। अब जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा माइनिंग इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि माइनिंग इंडस्ट्री किस प्रकार काम करती है। तो इस बारे में हमने कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, ऐसे कई मेटल और माइनिंग वाली कंपनीज के ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं। तो वहाँ पर वो वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको ये कनेक्ट आसानी से हो सकेगा कि जो टेगा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है वो आखिर करती क्या है। संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि और जब निकाला जाता है खदानों से तो वो बहुत बड़ी साइज़ में होता है। तो वो बड़ी साइज़ को, जो बड़े लम्प्स होते हैं उनको छोटे लम्प्स में पहले तोड़ा जाता है, उसको क्रशिंग बोलते हैं। जो दूसरा स्टेप आता है उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग में क्या होता है, अलग अलग साइज़ के जो लम्प्स है ना उनको अलग किया जाता है, छोटे लम्प्स को अलग, बड़े लम्प्स को अलग। उसके बाद उनको फाइन पाउडर में पीसा जाता है, तो उसको ग्राइंडिंग बोलते हैं। और उसके बाद वो ग्राइंडिंग के बाद उसकी कुछ सफाई वगैरह होके उसमें से मेटल निकाला जाता है। तो ये बेसिकली ये प्रोसेस है। अब आप ये देखिए, ये जितनी भी मशीनें हैं, चाहे वो क्रशिंग वाली मशीनें हो, चाहे आप स्क्रीनिंग वाली मशीनें हो, चाहे ग्राइंडिंग से रिलेटेड हो, और चाहे सेपरेशन वाली मशीनें हो, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है। वो ये है कि एक तो चूँकि बड़े बड़े साइज़ के पत्थर होते हैं, तो जब ज़ोर से वो मशीन पर गिरते हैं उस मशीन पे, तो मशीन, एक तो मशीन डैमेज होती है। दूसरी बात क्या होता है, जब वो, जैसे आपने कि फिल्मों में देखा होगा कि एक कन्वेयर बेल्ट पे, यानी बेल्ट पे कुछ कोयला वगैरह चल रहा होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, घिसता है वो। जो कोई भारी सामान है वो जिस सतह पर चलेगा, मूव करेगा, तो उसको घिसेगा। तीसरी बात ये कि ये जो मिनरल्स होते हैं जनरली ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो ये अपनी नेचर के कारण उस जो सतह है जिस पर वो कांटेक्ट में आते हैं तो उसको तोड़ते तो हैं ही, और साथ ही साथ उसको जो है कोरोड भी करते हैं। कोरोड का मतलब ये उसको गलाते भी हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए, यानी अगर ऐसी स्थिति आती है तो होता क्या है कि जो पूरा का पूरा इक्विपमेंट अगर डैमेज हो जाएगा और सारे इक्विपमेंट एक के बाद एक
प्रोसेस चलती रहती है, तो बीच में अगर कोई भी प्रोसेस ब्रेक डाउन हो गई या कोई भी मशीन ब्रेक डाउन हो गई तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना वो रुक जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा इंतज़ाम हो कि मशीन में ब्रेक डाउन नहीं हो, दूसरी बात ये मशीन में डैमेज नहीं हो, तीसरी बात ये कि उसकी लॉन्ग लाइफ हो, और चौथी बात ये कि उसमें नॉइज़ कम हो। तो ऐसी कंडीशंस में होता ये है कि जो टेगा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है वो इनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब उसका उदाहरण एक लेते हैं, मान लीजिए ग्राइंडिंग है, तो ग्राइंडिंग कैसे होती है, एक ड्रम में उसको डाल दिया जाता है, ड्रम में डाल के उसको फिर पीसा जाता है। अब जब पीसने की जो प्रोसेस होती है उसमें वो दीवार से टकराती हैं, वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो पीसने के दौरान बहुत स्पीड से वो जो ड्रम होता है उसकी दीवारों से टकराते हैं। अब उस टकराने से क्या होता है, वो डैमेज होता है, कोरोड भी होता है और जल्दी उसके टूटने की संभावना होती है। तो ये क्या करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, उसके लिए एक अंदर एक लाइनर प्रोवाइड करते हैं। लाइनर क्या चीज़ है, कुछ रबड़ या पॉलीयूरेथीन या प्लास्टिक का एक इस तरह का पार्ट होता है जिससे जब पत्थर जब इम्पिंच करे यानी कि जब टकराए ड्रम की सतह से, तो वो जो लाइनर है ना केवल वो नुकसान हो, उसको नुकसान हो, वो जो ड्रम है ना ओरिजिनल ड्रम जो मेटल का बना हुआ है उसको नुकसान नहीं हो। तो जब लाइनर को नुकसान होता है तो लाइनर डैमेज हो जाता है, तो लाइनर को आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो है ये कंज्यूमेबल्स बनाते हैं और साथ ही साथ इक्विपमेंट भी बनाते हैं। तो एक एक करके इनके प्रोडक्ट्स को समझते हैं कि ये आखिर क्या क्या बनाते हैं, कंज्यूमेबल में क्या बनाते हैं और ये इक्विपमेंट में क्या बनाते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि ये क्रिटिकल टू ऑपरेट जो होते हैं, क्रिटिकल टू ऑपरेट इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल्स बनाते हैं। क्रिटिकल टू ऑपरेट का मतलब ये कि अगर आप वो मशीन नहीं चली तो आप समझ लीजिए पूरा का पूरा प्रोसेस जो आपका है ओर से लेके और फाइनल मेटल एक्सट्रैक्शन तक का प्रोसेस है, उसकी जो पूरी लाइन चल रही है वो बीच में किसी भी मशीन के टूटने से या डैमेज होने से या बंद होने से वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। इसलिए इसको क्रिटिकल टू ऑपरेट बोलते हैं। पहली चीज़ ये शूट्स एंड लाइनर्स बनाते हैं। लाइनर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। शूट्स क्या होती है, तो किसी भी चीज़ को स्लाइड आप समझ लीजिए, जो बच्चों की जो स्लाइड होती है फिसल पट्टी जिसको बोलते हैं एक आम लैंग्वेज में, तो वहाँ पर क्या होता है ऊपर से आपको मेटल या मिनरल जो है ओर जो है वो आपने डाला और वो ग्रेविटी के थ्रू, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के थ्रू वो नीचे आता है। तो वहाँ पर भी जो रगड़ होती है उस सतह से, जिस सतह पर वो चल रहा है वहाँ पर रगड़ भी होती है, डैमेज भी होता है। तो उनके लिए पहली बात शूट्स पूरे के पूरा उपकरण बनाते हैं और साथ ही साथ उसके लाइनर भी बनाते हैं। यानी वो सतह के ऊपर एक लाइन होती है, एक प्लास्टिक का या रबर का एक पार्ट होता है जिससे एक्चुअली वो जो ओर है उसका लंप है, उसका जो टुकड़ा है वो कांटेक्ट में आता है। दूसरा ग्राइंडिंग मिल लाइनर्स, उसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, वो ड्रम वाला कि जब ग्राइंडिंग के थ्रू किसी मिनरल को फाइन पाउडर में पीसा जाता है तो वहाँ पर जो अंदर की सतह है ग्राइंडर की वो डैमेज होने की संभावना रहती है, तो उनके लिए ग्राइंडर और लाइनर बनाते हैं। फिर ट्रॉमेल्स एंड स्क्रीन्स, तो ट्रॉमेल और स्क्रीन जो होती है वो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी बड़ी विशाल छलनियाँ होती हैं जिनसे अलग अलग साइज़ों में उन जो मेटल के वो जो ओर के टुकड़े हैं उनको अलग किया जाता है। फिर इस तरह के कई अन्य उपकरण भी हैं, हाइड्रोसाइक्लोन्स हैं, पंप्स हैं। पंप से क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गीला मेटल है उसको आगे भेजा जाता है या गीला ओर है उसको आगे भेजा जाता है। फिर फ्लोटेशन टैंक्स और उसके पार्ट्स है। फिर कन्वेयर प्रोडक्ट्स क्या हुआ, जैसे आप एयरक्राफ्ट में सफ़र करते हैं तो वो जो आपका सामान एंड में आता है तो जिस बेल्ट पर आता है उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी सामान को मूव करने के लिए, चाहे वो मेटल हो, चाहे ओर हो, चाहे उसके लंप हो, उनको मूव करने के लिए जो बेल्ट्स होती हैं उनको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। और ये पूरा सिस्टम और उनके साथ में जो पार्ट होते हैं कंज्यूमेबल पार्ट जो घिसने से ख़राब हो जाते हैं, लाइनर वगैरह, उसकी ऊपर की सतह वगैरह, तो वो ये सब चीज़ें बनाते हैं। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया और बीच में बताया, ये सारे उपकरण जो ये बनाते हैं या तो माइनिंग कंपनीज़ के लिए या मटेरियल प्रोसेसिंग कंपनीज़ के लिए या मटेरियल हैंडलिंग वाली कंपनीज़ के लिए। अब मटेरियल हैंडलिंग वाली कंपनी सीमेंट भी हो सकती है,
पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री भी हो सकती है, जो भी, या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए मेनली माइनिंग और मेटल इंडस्ट्रीज़ के लिए इनके उपकरण होते हैं। अब ये इनकी खास बात क्या है? देखिए, इनकी खास बात ये, पहले इन्होंने इक्विपमेंट सप्लाई कर दिया, तो इक्विपमेंट सप्लाई करने के बाद जब वो इक्विपमेंट की जो एक रिप्लेसेबल पार्ट या कंज्यूमेबल पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो ये कंज्यूमेबल पार्ट भी सप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, यानी जिनसे इन्होंने मशीनरी खरीद ली वो इस बात से प्रसन्न रहता है कि यार ठीक है, इनसे मशीनरी आ गई, कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई तो लाइनर भी बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होने वाला लाइनर जो है ना, मैं इनसे मंगवा लूँगा। इनकी प्रेजेंस की बात करूँ तो 92 कंट्रीज़ में इनके कस्टमर्स हैं और बहुत से इनके जो प्लांट्स हैं वो लोकेशन जहाँ पर माइनिंग हो रही है उसके पास है, ताकि जो लीड टाइम है, यानी कि जो प्रोडक्ट की आवश्यकता है और जिस जगह प्रोडक्ट को भेजना है उसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो, ताकि प्रोडक्ट इनका आसानी से वहाँ पहुँच सके। 10 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, इनमें से 7 भारत में है और 3 जो है वो एक चिले में है, ऑस्ट्रेलिया में है और साउथ अफ्रीका में है। 13 इनके ग्लोबल सेल्स या मार्केटिंग ऑफिसेस हैं। 700 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जितनी भी माइंस एंड मेटल्स वाली कंपनीज़ हैं, छोटी बड़ी, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस टेगा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के कस्टमर हैं। ऑर्डर बुक की बात करूं तो 1156 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है, लगभग 9 महीने की सेल के बराबर ऑर्डर बुक है और 731 करोड़ इसमें से इनको नेक्स्ट 12 मंथ्स में एक ऑर्डर पूरे करने। अब इसके ऑर्डर के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि एक्चुअली इनके ऑर्डर में क्या खास बात है। इनको रिपीट ऑर्डर मिलते हैं, तो वो अभी डिस्कस करते हैं उस बारे में। तो स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो वेरी हाई बैरियर्स टू सब्स्टिट्यूट है। होता क्या है कि आपने मशीन ले ली, मतलब किसी प्रोड्यूसर ने, किसी प्रोसेसर ने, मेटल प्रोसेसर ने, माइनिंग कंपनी ने इनसे मशीन ले ली। अब क्या है, वो जब कंज्यूमेबल लेगा, उस मशीन से रिलेटेड कंज्यूमेबल लेगा, तो जनरली वो दूसरी कंपनी का कंज्यूमेबल लेना प्रेफर नहीं करता। उसका कारण ये कि एक तो वो अडॉप्ट हो जाता है, दूसरी चीज़ ये, वो इस बात को रिस्क नहीं लेना चाहता कि यार अगर मान लीजिए किसी कारण से मिसफिट हो गई वो चीज़, वो लाइनर अगर मिसफिट हो गया या चला नहीं या कुछ और दिक्कत आ गई, तो ये प्रोसेसिंग में मुझे डिले होगा, यानी मेरी जो लाइन है ना, जहाँ से मैं जिस लाइन से प्रोसेसिंग हो रही है, जिस लाइन से प्रोडक्शन हो रहा है, वो रुकने के चांसेस होते हैं। इसलिए जहाँ ये इक्विपमेंट भेजते हैं वहीं से जनरली इनके कंज्यूमेबल भी वही कंपनी खरीदना इनसे ही पसंद करती हैं। दूसरी चीज़ ये आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स हैं। अब आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स क्या होता है? देखिए, 2 तरह के प्रोडक्ट्स हुए। एक हुआ केपेक्स से रिलेटेड। अब केपेक्स के रिलेटेड का मतलब ऑल टुगेदर नई मशीनरी आपने इंस्टॉल कर दी। दूसरा है कि जो ऑलरेडी मशीन है, एग्जिस्टिंग मशीन है, उस मशीन पर आपको कंज्यूमेबल लगाना। उदाहरण के लिए लें, एक आप मान लीजिए आपको कार खरीदनी है, तो आप हो सकता है उस कार खरीदने के विचार को 1-2 साल पोस्टपोन कर दें। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कार है तो आप वो चाहे खड़ी हो, लेकिन उसमें अगर ऑयल की रिक्वायरमेंट हो, अगर उसमें किसी बैटरी की रिक्वायरमेंट हो, अगर टायर रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट हो, वो आप इमीडिएटली करके देंगे, चाहे कार का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन नई कार में आप टाइम लगाते हैं। इस तरीके से इनके जो ऑर्डर हैं ज़्यादातर वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स हैं। आफ्टर मार्केट का मतलब ये, ऑलरेडी जब मशीन खरीद ली गई उसके बाद के ऑर्डर हैं, तो वो किसी भी माइनिंग, मिनरल या मटेरियल हैंडलिंग कंपनी में वो मेंटेनेंस के लिए अति आवश्यक है, चाहे उसके पास काम हो या नहीं हो। इसलिए जो मेटल सेक्टर का जो डाउन टर्न आता है उससे ये रिलेटिवली इंसुलेटेड है। तीसरी चीज़ ये कि इनकी रिपीट सेल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी है। जैसे उसका कारण मैंने आपको बताया कि आसानी से कोई भी कस्टमर जो है वो इनके या किसी अन्य इसी तरह की अन्य जो फॉरेन की कोई कंपनी जो इनके कंपटीटर हो सकती है, उनके सब्स्टिट्यूट जो है ना वो लेना पसंद नहीं करते। इसलिए 75% इनके जो ऑर्डर हैं वो रिपीट ऑर्डर्स हैं। फिर 1976 से इस इंडस्ट्री में लॉन्ग इंडस्ट्री, इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग इनकी प्रेजेंस है और बहुत रेपुटेड कंपनी है ये। वीकनेस की बात करूं तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ना वो बहुत लंबा है। 212 दिन का इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है। उसका कारण ये है कि 2-3 महीने, तो जैसे मान लीजिए
ये जो टोटल अपना जितना इनका रेवेन्यू आता है उसमें से भारत से केवल 20% ही आता है और बाकी लगभग 80-85% रेवेन्यू जो है वो फॉरेन से आता है। तो वहाँ पर है क्या कि पहले तो पार्ट की रिक्वायरमेंट आएगी, उस पार्ट की रिक्वायरमेंट आने के बाद वो पार्ट डिस्पैच होगा, तो 2 से ढाई महीने डिस्पैच में लग जाते हैं। उसके बाद ये कम से कम 90 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं। तो क्रेडिट पीरियड तो ये इस टाइम में जो आपको जो टोटल 6 महीने के आसपास इनको लग जाते हैं। उसके बाद पैसा आता है और पैसा आने के बाद क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है 212 दिन का है, लेकिन ये नेचर ऑफ बिजनेस है। दूसरी इनकी जो वीकनेस है वो रिलेटेड है इनके ग्रोथ प्लान से रिलेटेड। तो ये बहुत ही एग्रेसिवली कंपनीज़ को एक्वायर करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, और अभी तक तो इन्होंने सक्सेसफुली कंपनीज़ को अपने आप में मर्ज कर लिया है। लेकिन कई बार ऐसे इशू हो सकते हैं कि उसके लिए जो पैसा ये रेज करें तो डिज़ायर्ड बेनिफिट उस कंपनी से नहीं आए, तो इस कंपनी में एक ये इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन का रिस्क है ही। हाल ही में इन्होंने एक मॉलिकॉप करके कंपनी का अधिग्रहण किया है, 77% उसमें इन्होंने स्टेक लिया है, और इसके लिए ये कंपनी यानी टेगा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इक्विटी रेज करेगी और साथ ही साथ थोड़ा डेट भी रेज करेगी। आफ्टर एक्विजिशन जो है वो टेगा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी इस मॉलिकॉप के जब मर्ज हो जाएगी तो मीडियम टर्म में इनको ये उम्मीद है कि इनका रेवेन्यू जो फ़िलहाल इनका रेवेन्यू है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा, और ये सब मीडियम टर्म में होगा यानी 4 से 5 साल में। फिर अगर ऐसा मर्जर जो है सक्सेसफुल ये कर लेते हैं तो ये टेगा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमेबल्स इन माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, सिनर्जी अगर जनरेट कर लेते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के भविष्य के लिए। मार्केट कैप की बात करूं तो 12,800 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो है हर 100 रुपये की इक्विटी पर फिलहाल जो है 21 रुपये का कर्जा है, वो बढ़ेगा क्योंकि जब ये एक्विजिशन के लिए ये मॉलिकॉप के एक्विजिशन के लिए जब ये कर्जा लेंगे तो ये फिगर चेंज होगा। ROE फिलहाल 15.5% है और जो PE है ये 54 का है, थोड़ा सा ज़्यादा है। 3 साल की सेल 20% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट भी 20% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 75% है, FII के पास 2% है, DIA के पास 11% और पब्लिक के पास 12% है। तो देखिए एक बहुत ही अच्छी और यूनिक कंपनी है, लेकिन इन्होंने अब जो ये मॉलिकॉप का एक्विजिशन किया है इससे कितने दिनों में सिनर्जी आती है ये आपको नोट करके रखना है। तो आप भाव के पीछे मत जाइए, आप कंपनी का नाम जो है अपनी डायरी में नोट करते रहिए और इस कंपनी के ये जो एक्विजिशन है इसके साथ जो रिजल्ट आते हैं एक्विजिशन करने के बाद उनके रिजल्ट्स को नोट करिए और फिर आपको सिनर्जी दिखाई देती है तो ही इस शेयर में कोई खरीदने या बेचने का फैसला कीजिए, और इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य बात करें। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं होती है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।